चलें अब मैं चलता हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए। यहाँ आपके पास बहुत सारे लोग हैं लेकिन मेरे पास तो घर में कोई भी नहीं है। मैं फिर आऊँगा आपसे मिलने के लिए। दामयार मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, जबकि उसके जाने का सुनकर दादी बेचैन हुई। उन्होंने अभी तक नहीं सोचा था कि वो चला जाएगा वापस। कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम कहीं नहीं जाना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, यहीं रहो ना मेरे पास, अपनी दादी के पास। वैसे भी वहाँ कौन है जिसके पास तुम रहोगे? यहीं रहो ना अपनी दादी के पास, तुम्हारी दादी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। वो प्यार से उसे समझाते हुए बोली, नहीं दादी, इस तरह अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मैं सिर्फ आपका पोता हूँ, इन सब लोगों का नहीं। वो दरअसल मुझे ना अपने घर में रहने की आदत है। आगे पीछे ना कोई रिश्तेदार था और ना ही कभी किसी के घर गया हूँ, इसीलिए अपने घर तक ही महदूद रहने की आदत है। लेकिन दोबारा आऊँगा ना, बल्कि मैं क्यों आऊँगा? अब आप आएंगी अपने पोते से मिलने? हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी अपने पोते से मिलने के लिए, उन्होंने खुशी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि उनके अंदाज पर वो भी मुस्कुरा दिया। ये हुई ना दादी वाली बात, मैं खुद आऊँगा आपको लेने के लिए और फिर पूरा दिन आप मेरे साथ गुजारेंगी। रात रुकने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जानता हूँ मेरी तरह आपको भी एक ही जगह रहने की आदत होगी। वो अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती होगी, लेकिन इस एतवार को आप सारा दिन मेरे साथ रहेंगी, रहेंगी ना आप मेरे साथ? वो उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा तो उन्होंने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे पास रुकूंगी, बहुत सी बातें करना चाहती हूँ मैं तुमसे, अभी तो मौका मिला है, ज़रूर कहूँगी। वो मुस्कुराते हुए बोली तो दामियार ने हाँ में सर हिलाया। आपके बारे में किसी ने भी जिक्र नहीं किया, और बाबा और दादा लोगों के जाने के बाद तो ज़िंदगी अजीब ही हो गई। अपने बचपन को समझ ही नहीं सका मैं, न जाने मेरे बचपन में मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, और अब अपने रिश्तों को समझने लगा हूँ। आज पता चला कि मेरा भी कोई अपना है जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे चाहता है। वो उनके हाथ थामते हुए बोला तो बारिक को उस पर तरस आया। वो इतनी आसानी से उसे गाली देकर आ गया था, और वो बेचारा तो रिश्तों को तरसा हुआ था। वो तो जानता तक नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसके आसपास कैसे लोग रहते हैं, और अगर वो गलत रास्ते की तरफ भटक गया तो गलती कहीं ना कहीं उसे समझने और समझाने वालों की थी। वो बेचारा तो कुछ समझता ही नहीं था। वो मज़ीद ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुका। दादी और उन सबको बाय करने के बाद वो बाहर जाने लगा तो दादी ने उसे दरवाजे तक छोड़ना चाहा, जब उसने मोहब्बत से उनका हाथ थाम कर उन्हें सोफे पर बिठाया। मैंने कहीं पढ़ा था, जाने वाले को दरवाजे तक छोड़ने के लिए नहीं आते, वरना उसकी वापसी की राह बंद हो जाती है, और मैं बार बार यहाँ आना चाहता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा तो दादी वापस बैठ गई, और बाकी भी कोई उसे दरवाजे तक छोड़ने नहीं आया। दामियार शाह बाहर आया तो सामने दरवाजे के बिल्कुल करीब ही वहाँ छोटे से पौधे को पानी डालती वो परी पैकर उसे नज़र आ ही गई। ज़्यादा बाहर निकलने की बजाय वो उसके पीछे ही आकर रुक गया। उसके हाथों पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, शायद वो पौधे लगा रही थी। ये मिट्टी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे गंदगी से हद दर्जा चिढ़ थी, खासकर मिट्टी में हाथ डालने वाले लोगों से तो खार खाता था, लेकिन उसके हाथों पर वो मिट्टी उसे बेहद हसीन लग रही थी। हेलो डियर कज़न, वैसे सब लोग मुझसे मिले वहाँ अंदर, एक तुमने मुझे हाय हेलो नहीं किया। लगता है उस दिन वाली मुलाकात का असर अभी तक नहीं गया। हालांकि वो तो मुझे याद रखनी चाहिए, क्योंकि थप्पड़ तुमने मुझे मारा था, मैंने तो तुम्हें गिरने से ही बचाया था। वो उसके पीछे खड़ा बोल रहा था जब वो अचानक उसकी गंभीर मर्दाना आवाज़ पर उछलकर सीधी हुई। अरे घबरा क्यों रही हो, मैं हूँ। हाय, आई एम दामियार शाह, योर न्यू कज़न या स्टेप कज़न कहना चाहो तो कह सकती हो, वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला था। अरे क्या हुआ, तुम तो घबरा गई, कहीं तुम्हारा झूठ तो नहीं पकड़ा गया कि तुम सो रही थी? वो मुस्कुराहट दबाए बोला, मिस्टर, आप जो कोई भी है ना, आपका ताल्लुक दादी से है तो ना दादी तक रखें ये ताल्लुक, फजूल में हर किसी से रिश्तेदारियां बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मुझे आपसे मुलाकात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं सो गई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा हर किसी के मुंह लगना पसंद नहीं करती। और उस दिन आपने मुझे बचाया था या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे हरास करने की कोशिश की थी ना, उसके इनाम में थप्पड़ आपको मिल गया था, जिसका मुझे तो कम से कम कोई अफसोस नहीं। मैं नहीं जानती कि मैं गलत फहमी का शिकार हूँ या फिर सच में मुझे जो लगता है वो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन जो मैंने किया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ख़ुद को इस तरह से छूने का हक मैं कम से कम किसी को नहीं देती। वो गुस्से से कहती वहाँ से निकल तो चुकी थी, लेकिन दामियार उससे दूर तक घूरता रह गया। उसे तो दामियार शाह बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और इस बात का इजहार उसने खुल्लम खुल्ला कमरे में आने के बाद कर दिया था।
पसंद तो वो इबादत को भी नहीं आया था, लेकिन दादी का पोता सुनकर वो काफ़ी खुश हुई थी। अभी कुछ दिन पहले तो दादी ने कहा था कि वो अपने पोते से मिलना चाहती हैं और ये उनकी ख्वाहिश थी। आज उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। दामियार बगैर किसी गलतफहमी के उनसे मिलने आया था। वो अपनी दादी से मिलकर बहुत खुश था, जबकि दादी भी इतनी ही ज़्यादा खुश थीं उससे मिलकर। यकीनन इस मुलाकात ने दादी की सेहत पर बहुत अच्छा असर डाला था, और दादी अगर खुश थीं तो फिर सब ने ही खुश हो जाना था। लेकिन इज़ा शायद अभी तक पिछली मुलाकात के ज़ेर असर थी। यकीनन उसके जहन में फ़िलहाल दामियार का वही रूप गर्दिश कर रहा था जो उसने मॉल में देखा था, और उसे यकीन था कि दामियार शाह ने उसे जानबूझकर छूने की कोशिश की है। वो सिर्फ उसे बचा नहीं रहा था बल्कि उसे हरास करने की कोशिश कर रहा था। बाकी वो किस तरह का इंसान था ये तो ग्रूम रूम में वो देख ही चुकी थी। सर मैं दुआ हूँ और ये आयशा है, वो दोनों सुबह ही सुबह उसके ऑफिस में मौजूद थी। पूरे 9 बजे वो ऑफिस में दाखिल होते अपना तारुफ करवाने लगी, जबकि वो भी सुबह सुबह अपनी उन्हीं इंटर्नशिप वाली स्टूडेंट से मिलना चाहता था। आप लोग 3 नहीं थी, तीसरी कहाँ है? उसने एक नज़र उन्हें देखते हुए पूछा। जी सर, 3 ही हैं। दरअसल इबादत ट्रैफिक में फंस गई है, अभी मैसेज किया था, कह रही थी कि बस पहुंचने ही वाली हूँ। आयशा ने फ़ौरन उसके बारे में बताया। कौन सा ट्रैफिक है जो सिर्फ मोहतरमा इबादत के रास्ते में आता है? मैं भी अभी आया हूँ, मुझे तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला। कहाँ है ये इबादत साहिबा? कह दीजिएगा कि 9 बजे के बाद कम से कम मेरे ऑफिस में कदम ना ही रखें। असूलों के मामले में मैं किसी की कोई रियायत नहीं देता। जाइए, और जब वो मोहतरमा ट्रैफिक से फारिग होकर तशरीफ़ ले आएँ तब आइएगा आप दोनों भी, क्योंकि हम तो फारिग बैठे हुए हैं ना। जब आप लोगों की मर्ज़ी होगी तब काम करेंगे। वो गुस्से से उन लोगों को जाने का इशारा करते हुए बोला, जबकि आयशा और दुआ सर झुकाए बाहर निकल गईं। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। ये वो खुद भी नहीं जानता था वो क्यों नहीं आई थी। अब तक ये क्या तरीका था? अगर उसने काम नहीं करना था तो फिर वहाँ इतनी बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? खामोशी से वापस चली जाती। लेकिन नहीं, वहाँ तो उसने अपनी हिम्मतें दिखाई थी। बताया था कि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि LLB पास्ड है, और वो भी पोजीशन होल्डर। उसे कभी भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इबादत इतनी ज़्यादा लाइक फाइक हो सकती है, और दिखने में तो वो बिल्कुल डरी सहमी छुई मुई सी लड़की थी। उसे समझ नहीं आया था कि उसने वकालत का ही प्रोफेशन क्यों चुना था। हालांकि उसे देखकर लगता तो नहीं था कि वो वकालत में इंटरेस्ट रखती है, और अब जब वो इतनी आगे तक आ चुकी थी तब ऐसी ड्रामेबाजियाँ। ज़ारन शाह को उस पर बहुत गुस्सा था, और इसी गुस्से की वजह से फ़िलहाल उसने बाकी दोनों लड़कियों को भी यहाँ से भेज दिया था। उसका जो भी काम था वो तीनों लड़कियों की मौजूदगी में ही होना था, और वो तीनों को एक साथ काम देना चाहता था। लेकिन इबादत मैडम ने तो अपनी टाइमिंग बनाई थी। क्या तुक बनती थी इतना लेट आने की? बल्कि अभी तक तो वो आई भी नहीं थी। वो एक नज़र पड़ी घड़ी पर डाली जहाँ 9 बजकर 4 मिनट हो चुके थे, यानी वो 4 मिनट लेट थी। और ज़ारन शाह के लिए उसका एक एक मिनट अहम था। वो हरगिज़ अपना वक्त किसी की लापरवाही पर बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने सोच लिया था कि ये बात आज वो साफ अल्फाज में इबादत से भी कह देगा, और अगर उसने यहाँ काम करना है तो वक्त पर आए। वक्त की पाबंदी ना करने वालों लोगों से उसे चिढ़ थी, और अपनी टीम में वो ऐसे लोगों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाला था। इबादत, तेरा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? इतनी लेट आई है तू, 6 मिनट ऊपर हो चुके हैं। आयशा और दुआ उसे देखते हुए कहने लगी, जबकि उन दोनों को इस तरह रिएक्ट करते देख वो भी उनके पास पहुंच चुकी थी। मैसेज कर तो दिया था कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मुझे आते हुए देर हो जाएगी, वो उन दोनों को देखते हुए बोली, जबकि वो दोनों उसे थोड़ी देर पहले वाला किस्सा सुनाने लगी, और साथ ही साथ उसे ज़ारन शाह के गुस्से के बारे में भी बता रही थी। इबादत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आयशा और दुआ की बातें सुनकर ज़ारन शाह ने इतना ज़्यादा डांटा था और उनकी इंसल्ट भी की थी, वो भी पहले ही दिन। लेकिन उसके पीछे की वजह इबादत का लेट आना था। वो सचमुच में ट्रैफिक में फंस गई थी। चाचा ने कितनी मुश्किल से गाड़ी निकाली थी ट्रैफिक से, ये तो वही जानती थी ना। और उसे कौन सा बहुत वक्त हो गया था, सिर्फ 9 बजकर 6 मिनट ही तो हुए थे। 6 मिनट में वो लोग क्या ही उखाड़ लेते। वो परेशानी से उनकी तरफ देख रही थी, जो साफ लफ्ज़ों में उससे कह चुकी थी कि पहले वो सर के पास जाकर माफ़ी मांगे, उसके बाद वो लोग अंदर जाएंगे। खुद में हिम्मत पैदा करते उसने ज़ारन शाह के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। उसने दरवाजे पर हाथ रखा तो हैंडल घुमाने के बावजूद भी खुला नहीं। शायद दरवाज़ा अटक गया था। वो परेशानी से दरवाजे को बार बार घुमाने लगी, जब अचानक ही किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोला। वो अचानक दरवाज़ा खुलने की वजह से जो ज़ोर लगा रही थी दरवाजे के अंदर की तरफ गिरी, ज़ारन शाह शायद खोल चुका था। उसके ज़ोर लगाने की वजह से ज़ारन अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाया, और वो दोनों धड़ाम से ज़मीन पर गिरे। लेकिन वक्त की करनी थी या किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इबादत उस पर गिरते हुए अचानक ही उसके लबों पर अपने लब रख चुकी थी। उसकी आंखें एक
जगह रुक सी गई। उसे अपनी बेसाख्तगी पर टूटकर शर्म आई, जबकि उसे उसके लम्स को महसूस करते वो भी शौक था। उसने अपना चेहरा पीछे की तरफ फेरा तो उसके बाल पूरी तरह जारन के चेहरे को कवर कर चुके थे। अगर वो ज़मीन पर हाथ रखती तो जारन के करीब हो जाती, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका हाथ जारन की शर्ट पर से फिसला और अगले ही लम्हे फिर वो उसके ऊपर ही गिर चुकी थी। न जाने क्यों जारन ने अपना चेहरा अब दूसरी तरफ फेर चुका था। एक दफ़ा फिर उनके तसादुम ने उन दोनों के दिल में हलचल सी मचा दी थी। उनके दिल एक ही रफ्तार में धड़कते मिलन के गीत गा रहे थे। वो मसरूर सा उसके लम्स को महसूस कर रहा था। सॉरी, मैं वो बेसाख्ता वो अपने आप को हटाते हुए माफ़ीनामा जारी करने लगी, जब जारन ने आहिस्ता से उसके कंधों पर हाथ रखते उसे ज़रा सा ऊंचा करके साइड पर किया था। ऐसा करने से उसका सारा वज़न जारन के हाथ पर आ गया और उसे एक साइड पर बिठाता वो खुद भी उठ बैठा। वो उससे डरी हुई थी कि न जाने वो उसे क्या क्या कहेगा देर से आने पर, लेकिन अपनी गलती पर तो शायद वो अब मज़ीद कुछ कह नहीं सकती थी। अब उसके बिल्कुल साथ बैठे मुसलसल काँप रही थी। अब ये लर्जिश क्यों थी, किस वजह से थी, ये वो भी नहीं जानती थी। देर से आने पर, उससे गिरने पर, या फिर बेसाख्तगी में हुई अपनी उस गलती पर। अच्छा तरीका है, एक तो देर से आओ, फिर इस तरह की हरकत करके अपनी सारी गलती पर पानी डाल दो। गुड वन, आई एम इम्प्रेस्ड। वो उठ चुका था। वो उठकर खड़ा होता उसका बाजू पकड़कर उसे भी एक झटके से अपने बराबर खड़ा कर चुका था, जबकि वो तो उसके लफ्ज़ों पर गौर ही नहीं कर सकी। सॉरी सर, वो घबराए हुए लहजे में बोली। इट्स ओके। हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाते वो बोला, बुला कर ला उन दोनों लड़कियों को और आकर काम पर फोकस करो। रोमांस वगैरह मैं बेडरूम में करना पसंद करता हूँ सिर्फ। वो उसे जाने के लिए कहते कुर्सी घसीट चुका था, जबकि वो नासमझी से फ़ौरन बाहर भागी। उसकी स्पीड देखकर जारन शाह ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरा सांस लिया। क्या हुआ, सर ने तुमसे कुछ कहा? वो परेशानी से उससे पूछने लगी। जिस तरह वो डरी हुई लग रही थी, उन लोगों को यही लगा कि उसे भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है। सर तुम दोनों को अंदर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आकर काम पर फोकस करो, जल्दी से चलो। सर हमें अपना काम बताएं, हमारे हिस्से का। वो उन दोनों से कहती वापस अंदर की तरफ जाने लगी, जबकि आयशा ने एक नज़र बैग से निकाल कर आईने में अपने आप को देखा था। इबादत तो सीधी सादी सी लड़की थी, उसे इबादत की तरह का कोई डर नहीं था, लेकिन दुआ काफ़ी तेज़ तरार किस्म की लड़की थी और वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि दुआ उससे पहले जारन को इम्प्रेस करे। जी तो आप तीनों में काम करने में थोड़ा बहुत जी तो आप तीनों को मैं काम के बारे में थोड़ा बहुत जी तो आप तीनों को मैं काम के बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। आप मेरे मुताबिक काम करेंगी, गलती मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। मिस दुआ, इस महीने हम 4 केसेस पर काम करेंगे। आपको उन चारों केसेस की फाइल्स तैयार करना पड़ेंगी। उन केसेस में पूरी तरह मेरा साथ देना पड़ेगा, किसी तरह की गलती की गुंजाइश हरगिज़ नहीं। और मिस आयशा, इन केसेस का सारा कंप्यूटर वर्क आप करेंगी, उनकी सारी डिटेलिंग आप करेंगी और मुझे वक्त पर अपडेट करेंगी। क्लाइंट से डील भी आप करेंगी और उनके मुतालिक मुझे सब कुछ बताएंगी। और सबसे ख़ास बात यह कि अगर वो लोग अपने केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें या फिर किसी तरह की कोई चेंजिंग करवाएं तो उसकी डील भी आप ही करेंगी। मुझे ये सब कुछ आपके थ्रू पता चले, मैं किसी तरह की भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो आयशा से भी उसी लहजे में बोला, जबकि इबादत अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए अब उसे काम बताने लगा। वो सुबह से अब तक उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। जो कुछ हुआ उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा लग रही थी, जबकि जारन के चेहरे पर उस चीज़ का कोई असर नहीं था। मिस इबादत, आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं। मैं जहाँ जाऊँगा, जिस केस के सिलसिले में जाऊँगा या फिर मेरी किसी तरह की भी मीटिंग होगी, आप मेरे साथ शामिल होंगी। और ये सारी ड्यूटीज़ 1 माह के लिए। नेक्स्ट मंथ आप लोगों की ड्यूटीज़ चेंज हो जाएंगी। वो उन तीनों को देखकर बोला, जबकि इबादत उसका पर्सनल असिस्टेंट का सुनकर थोड़ा सा और घबराई थी। आप लोगों को अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे अभी पूछ सकती हैं, उसने तीनों को देखते हुए कहा, जबकि वो तीनों तो नहीं, हालांकि दुआ और आयशा हाँ में सर हिला गई। अब आप लोग जाएं और आज ही अपने काम को समझें। याद रखिएगा, हर काम वक्त पर होना चाहिए। वक्त की पाबंदी करने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। वक्त पर ना आना या फिर वक्त की पाबंदी ना करते हुए अपनी गलतियों को बाकी मामलात में छुपाने की कोशिश करना मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। मैंने एक बार माफ़ कर दिया मिसेस, मेरा मतलब है मिस इबादत। मैं हर बार गलतियां माफ़ नहीं करता और आप हर बार की ये ट्रिक भी नहीं चलने वाली और आपकी ये हर बार की तरह ट्रिक चलने भी नहीं वाली। सो नेक्स्ट टाइम नो मोर मिस्टेक्स। मिस दुआ, आप जाइए बाहर। अभी मेरी सेक्रेटरी को आप इन चारों केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दें और आप इसे भी
और आप भी अभी से काम स्टार्ट कर दें। और मिस आयशा कंप्यूटर वर्क आज ही स्टार्ट करें, काफ़ी ज़्यादा है तो उसको करते हुए आपको काफ़ी टाइम भी लगेगा। मिस इबादत ये टेबल साफ़ कीजिए, मुझे इतनी ज़्यादा फाइल्स अपनी टेबल पर देखने की आदत नहीं। उसने सामने टेबल्स पर पड़ी उन तीनों की फाइल्स की तरफ इशारा किया, जबकि वो हाँ में सर हिलाती वो खिलाए हुए अंदाज में उसकी मेज़ को साफ़ करने लगी।